Good morning students, I am your Hindi grammar teacher from Premchand Memorial Public School. Today I am going to teach you chapter number 1 भाषा, बोली और व्याकरण। हम इस विषय में पढ़ेंगे कि भाषा किसे कहते हैं, बोली किसे कहते हैं और व्याकरण किसे कहते हैं और इनके कितने प्रकार होते हैं। भाषा से अभिप्राय है मन के भावों और विचारों को परस्पर प्रकट करने का एकमात्र समर्थ साधन। यानी भाषा क्या है? अपने भाव और विचारों को एक दूसरे के सामने प्रकट करने का एकमात्र साधन है। मनुष्य हो या पशु पक्षी, प्रत्येक जीव अपने भावों की अभिव्यक्ति की आवश्यकता महसूस करता है। सभी के भावों की अभिव्यक्ति का तरीका भिन्न भिन्न होने के बावजूद भी एक ही उद्देश्य रहता है, अपने मन की बातों या विचारों को प्रकट करना। अन्य जीव केवल ध्वनियों के माध्यम से ही अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं, किंतु मनुष्य एक जिज्ञासु और विचारशील प्राणी है। उसके मन में सदैव नए नए विचार उत्पन्न होते रहते हैं। वह अपने मन में उत्पन्न विचारों को बोलकर या लिखकर दूसरे के सामने प्रकट करता है तथा सुनकर व पढ़कर दूसरों के विचारों को स्वयं ग्रहण करता है। तो वह अपने विचारों को कैसे प्रकट करता है? अपने विचारों को बोलकर या लिखकर दूसरे के सामने प्रकट करता है और सुनकर व पढ़कर दूसरे के विचारों को ग्रहण करने की कोशिश करता है तथा जीवन में उन्हें व्यवहारिकता का रूप देकर अपने कर्तव्यों और अधिकारों की पूर्ति करता है। अतः अपने विचारों की अभिव्यक्ति एवं दूसरे के विचारों को स्वयं ग्रहण करने के लिए भाषा ही एक उत्कृष्ट साधन है। तो यानी अपने विचारों की अभिव्यक्ति, अपने विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाना, अपने विचारों की अभिव्यक्ति करना, दूसरे के विचारों को ग्रहण करना क्या है? उसमें जो भाषा ही जो है एकमात्र साधन है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि ये चित्र दिखाई दिए गए हैं। अब इसमें हम समझने की कोशिश करेंगे। इसे चित्रों को देखिए और समझिए। इन दोनों चित्रों को देखने के पश्चात हमें पता चलता है कि पहले चित्र में अध्यापिका बोलकर विद्यार्थियों के समक्ष अपने विचार प्रकट कर रही हैं। तो यानी आप पहले इसमें क्या देखने कि इस चित्र में जो अध्यापिका है वो अपने स्टूडेंट्स को क्या कर रही हैं? कुछ बता रही हैं। तो ये क्या है? ये मौखिक भाषा का एक रूप है। तथा दूसरे चित्र में एक व्यक्ति कंप्यूटर पर ईमेल के माध्यम से दूसरों के लिखे विचारों को पढ़कर समझ रहा है। अतः कहा जा सकता है कि मन के भावों और विचारों को बोलकर व लिखकर प्रकट किया जाता है तथा सुनकर व पढ़कर ग्रहण किया जाता है। तो यहाँ पर जो दूसरा व्यक्ति है वो कंप्यूटर पर ईमेल के माध्यम से दूसरे के विचारों को ग्रहण करने की कोशिश कर रहा है, पर उसको समझने की कोशिश कर रहा है। तो ये भी एक भाषा का ही माध्यम है। तो यानी इसमें क्या है कि जिसकी परिभाषा होगी वह इस प्रकार होगी। भाषा वह शास्त्र है जिसकी सहायता से मनुष्य अपने मन के भावों और विचारों को प्रकट करता है तथा दूसरे के भावों और विचारों को स्वयं ग्रहण करता है। तो वह क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। भाषा के रूप। अब भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के 2 रूप है। तो यानी भाषा के मूलतः 2 रूप प्रचलित हैं। पहला मौखिक भाषा तथा दूसरा लिखित भाषा। मौखिक भाषा जब 2 व्यक्ति आपस में बातचीत करते हैं या 2 व्यक्ति दूरभाष द्वारा अपने विचार व्यक्त करते हैं अथवा कोई व्यक्ति भाषण या उपदेश देता है तो भाषा के इस रूप को मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे मोनू बोलकर सोनू से कुछ कह रहा है तथा सोनू सुनकर उसकी बात समझ रहा है। तो ये जो यहाँ पर जो कन्वर्सेशन स्टार्ट है तो ये क्या होगी? मौखिक भाषा कहलाएगी। सेकंड लिखित भाषा, यानी दूसरी भाषा कौन सी है? लिखित भाषा है, जब हम अपने विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी को पत्र, ईमेल लिखकर अथवा पत्र पत्रिकाओं में लेख के माध्यम से अपने विचार प्रकट करता है तो भाषा के इस रूप को लिखित भाषा कहते हैं। कौन सी भाषा कहते हैं? लिखित भाषा। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं कि इस चित्र में क्या कर रही है? जो सोनिका, यानी जो सोनिका है, सोनिका पत्र लिखकर अपने विचार प्रकट कर रही है। तो यहाँ पर पत्र लिखकर सोनिका अपने लिखित, यानी लिखित में वह पत्र लिख रही है तो अपने विचार को लिखित रूप में प्रकट कर रही है। संसार में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे फ्रेंच, जर्मन, उर्दू, अरबी, फारसी, हिंदी, अंग्रेजी, चीनी, रूसी आदि। भारतीय भाषाएं। भारत में भी विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को स्वीकृति प्रदान की गई। यानी भारत के संविधान में कितनी भाषाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है? 22 भाषाओं को स्वीकृति दी गई है, जो इस प्रकार हैं: असमिया, उड़िया, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, नेपाली, पंजाबी, बंगला, मणिपुरी, मराठी, मलयालम, संस्कृत,
सिंधी, बोडो, मैथिली, संथाली, डोगरी, उर्दू और हिंदी। राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा वह भाषा कहलाती है जिसका प्रयोग संपूर्ण राष्ट्र करता है। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी है? हिंदी। ये एक ऐसी भाषा होती है जिसका प्रयोग पूरा राष्ट्र करता है, यानी राजभाषा। राजकाज की भाषा को राजभाषा कहते हैं। हमारी राजभाषा हिंदी है। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड और दिल्ली की राजभाषा भी हिंदी है। मातृभाषा। जो भाषा बच्चा सबसे पहले अपने घर में अपने माता पिता से सीखता है उसे मातृभाषा कहते हैं। कौन सी भाषा कहते हैं उसे? मातृभाषा। बोली। सामान्यतः बोली भाषा के उस मौखिक रूप को कहते हैं जो एक विशेष तथा सीमित क्षेत्र में प्रचलित हो। बोली में साहित्य रचना नहीं की जाती। तो बोली में जो साहित्य की रचना नहीं हो सकती, जो हम पुस्तकों में साहित्य लिखते हैं उसकी रचना बोली में नहीं हो सकती। तो बोली क्या है? वो एक ऐसा मौखिक रूप है जो एक विशेष जो सीमित क्षेत्र तक जो है केवल प्रचलित रहता है। बोली का विकास होने पर उसका क्षेत्र विस्तृत हो जाता है। बोली का विकास होने पर उसका क्षेत्र विस्तृत हो जाता है। ऐसे में शिक्षित वर्ग भी उसे प्रयोग में लाने लगता है और उसमें साहित्य रचना होने लगती है तथा उसे उपभाषा के रूप में प्रयोग किया जाने लगता है। कौन सी भाषा के रूप में प्रयोग किया जाने लगता है? उपभाषा के रूप में। तो अब हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या है? उपभाषा। तो जब बोली का विकास होता है तो उसका क्षेत्र जब बड़ा होता है तो वो एक शिक्षित वर्ग में पहुंचती है वो बोली। तो उस बोली में साहित्य रचना होना शुरू हो जाती है जिसे हम उपभाषा कहते हैं, यानी उपभाषा कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल उपभाषा कौन कौन सी है? ब्रजभाषा, अवधी, मैथिली तथा खड़ी बोली बोलियां हैं, परंतु साहित्य रचना में स्थान पाने के कारण ये उपभाषा बन गई हैं। ब्रजभाषा, अवधी, मैथिली ये सब क्या है? बोलियां हैं और साहित्य रचना में जब इनको स्थान मिलता है तो ये क्या बन जाती हैं? उपभाषा बन जाती हैं। लिपि। भाषा को हम जिस विधि से लिखते हैं उस लिखी गई विधि को लिपि कहते हैं। संसार की विभिन्न भाषाएं भिन्न भिन्न लिपियों में लिखी जाती हैं। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। इसके अतिरिक्त संस्कृत, मराठी, नेपाली आदि भाषाएं भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। उर्दू भाषा की लिपि फारसी, पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी तथा अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है। तो यहाँ पर हम क्या किसकी बात कर रहे हैं? लिपि की बात कर रहे हैं, यानी भाषा की हम जिस विधि से, यानी भाषा को हम जिस विधि से लिखते हैं, जिस विधि से लिखते हैं उसको क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। तो संसार में सबकी अपनी अपनी लिपियाँ होती हैं। इसी प्रकार हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी। उर्दू भाषा की लिपि फारसी और गुरुमुखी तथा अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन। व्याकरण। अब हम पढ़ेंगे व्याकरण क्या है। भाषा को शुद्ध रूप से जानने के लिए व्याकरण का ज्ञान होना आवश्यक है, यानी भाषा को सही प्रकार से जानकारी, यानी भाषा की सही प्रकार से जानकारी होने के लिए उसका ज्ञान होना आवश्यक है। किसका ज्ञान होना आवश्यक है? व्याकरण का ज्ञान होना आवश्यक है। तो भाषा के स्थायी रूप को निश्चित करने के लिए नियमबद्ध योजना की आवश्यकता को ही व्याकरण कहते हैं। तो भाषा के स्थायी रूप को निश्चित करने के लिए एक योजना बनाई जाती है जिसे व्याकरण कहते हैं। व्याकरण से भाषा में एक रूपता आ जाती है। भाषा में व्याकरण का प्रयोग करने से भाषा का शुद्धिकरण एवं स्पष्टीकरण होता है। भाषा देखिए कि व्याकरण के माध्यम से हम भाषा को क्या कर सकते हैं? शुद्ध कर सकते हैं और स्पष्ट कर सकते हैं ताकि किसी को भी उसको समझने में कठिनाई ना हो सके। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम भाषा की शुद्ध रूप का पूर्णतया ज्ञान प्राप्त करते हैं। व्याकरण के अंग। व्याकरण के कितने अंग होते हैं? तो व्याकरण के 3 अंग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। भाषा वाक्यों से बनती है, वाक्य शब्द से और शब्द वर्णों से बनते हैं। तो भाषा किससे बनती है? वाक्य। और वाक्य किससे बनते हैं? शब्द से। और शब्द किससे बनते हैं? वर्णों से बनते हैं। तो वर्ण कैसे हो गए हमारे? आ, ई, ये हमारे वर्ण हैं। और शब्द जैसे आ का डंडा, माँ, आम को जोड़कर क्या बना? एक शब्द बना। तो उसी प्रकार जो है वाक्य शब्दों से बनते हैं और शब्द वर्णों से बनते हैं।
व्याकरण में इनका अध्ययन वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार के अंतर्गत किया जाता है। पहला, वर्ण विचार। इसके अंतर्गत अक्षरों के आकार, उच्चारण, वर्गीकरण तथा उनके मेल से शब्द बनाने के नियम आदि का उल्लेख किया जाता है। तो इसके अंदर क्या होता है, जो अक्षरों के आकार होते हैं, उनका जो उच्चारण होता है, उनका जो वर्गीकरण है, उन सब के जो नियम आदि है, इसका उल्लेख वर्ण विचार के अंदर किया जाता है। शब्द विचार। इसके अंतर्गत शब्दों के भेद, शब्दों की उत्पत्ति, रचना आदि का उल्लेख किया जाता है। वाक्य विचार। इसके अंतर्गत वाक्य के भेद, उपभेद, उनके संबंध, वाक्यों की शुद्धता, अशुद्धता, विराम चिन्हों आदि के विषय में विचार किया जाता है। तो इसके अंदर क्या है, जो वाक्य के जो भेद होते हैं, यानी वाक्य के कितने भेद हैं, उनके कितने उपभेद हैं, उनके संबंध और वाक्य की शुद्धता अशुद्धता, यानी वाक्य गलत है या सही है, उनमें विराम चिन्ह आदि के विषय में जो है वाक्य विचार के अंदर जो है विचार किया जाता है। Class, I hope you understood it, and if you have any query regarding it, so you can ask me. Thank you.